जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत ये गैर संवैधानिक निकाय जिसके अंतर्गत हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग राज्य में जो मानवाधिकार आयोग है, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, ये हमारा जो चैप्टर है, ये हमारा 54 चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग एक ये भी बहु सदस्य निकाय है जिसमें कि एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। ठीक है, अब ये जो है, इसके अंतर्गत इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, बस दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहेगा, अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, देखिए अध्यक्ष जो होगा एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ये इसमें देखेंगे आप। और हाँ, ये जो है ना, जो राज्य में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है, ये भी मानवाधिकार अधिनियम 1993 के ही अंतर्गत बना हुआ है, जो कि अभी हम लोग नेशनल जो पढ़े थे। ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, और ये राज्य दोनों एक ही अधिनियम से बने हुए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसमें जो अध्यक्ष रहेगा उसकी योग्यता जो होगी वो क्या होगा इसमें, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। यानी कि एक तो जो है सेवा से निवृत्त हो गया, यानी कि उसका सेवा समाप्त हो गया, उसका जो कार्य समाप्त हो गया, वो बन सकता है। या फिर जो सेवा में अभी भी है, निरंतर अपने पद पर है, वो भी यहाँ पे उसका अध्यक्ष बन सकता है। और सदस्य उच्च न्यायालय के सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 साल के अनुभव के साथ जिला न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी एक और इसमें क्वालिफिकेशन है। उसके बाद से है इसमें मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी इसका सदस्य बन सकता है। तो ये हो गया अपना राज्य मानवाधिकार आयोग की योग्यताएं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग केंद्र के लिए देखे थे, वैसे ही इसमें भी एक कमिटी होता है। इनका सदस्य और अध्यक्षों की जो नियुक्ति जो होती है ना, वो नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल को एक समिति सिफारिश करती है। तो उस समिति में कौन कौन से लोग होते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला मुख्यमंत्री होते हैं। ये राज्यों के लिए हम लोग सेंटर में जो पढ़े थे उस समय प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं, और इसमें गृह मंत्री भी होते हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता होते हैं, और विधानसभा से जो होते हैं विपक्ष के नेता होते हैं, यानी कि विधान परिषद और विधान सभा के। ठीक है, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ के नेता नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर है तो वहाँ के रहेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे और विधान परिषद के अध्यक्ष रहेंगे। तो ये लोग इतने लोग हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर किसी स्टेट में विधानसभा विधान परिषद नहीं है तो वहाँ के लोग नहीं रहेंगे। ये बात अच्छे से याद रखना, ऐसा नहीं है कि एकदम अनिवार्य ही है। देखते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया, जो कमेटी सिफारिश करती है उसी के आधार पर जो होता है नियुक्ति होता है इनके अध्यक्ष और सदस्यों की। देखिए, अब इनको हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्यपाल को पत्र दे करके सबसे पहले तो इस्तीफा दे करके ये लोग अपने पद से हट सकते हैं। उसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा दिवालियेपन, विकृत दिमाग, शरीर, ये सारी चीज़ें जो है, शारीरिक या फिर दिमाग की दुर्बलता, या फिर किसी अपराध में कारावास की सजा, या फिर वेतनभोगी रोजगार में लगे हुए आधार पर, इस तरीके से जो आधार होता है,
इन सभी पर हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज कंडीशन आप अच्छे से समझना, जो राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन है और राज्य में जो राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इन दोनों में बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो राज्यों के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, उसमें जो उनका नियुक्ति कर रहे हैं वो भी राज्यपाल हैं, ठीक है। जो हटा रहे हैं, मतलब जिनको इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर कोई स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई सदस्य है या अध्यक्ष है, वो अपने पद से हटना चाहता है तो वो इस्तीफा देना चाहता है, वो इस्तीफा देगा राज्यपाल को, ठीक है। लेकिन अगर उसको अपने पद से हटाया जा रहा है तो वो फिर मामला जो है वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। यानी कि हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्य का भी राष्ट्रपति के पास ही जाएगा, और राष्ट्रपति फिर से उसको सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे जांच के लिए। फिर वहां सुप्रीम कोर्ट यदि ये कहती है कि हाँ ये चीज़ें सही है, मामला में किसी भी तरीके से ये व्यक्ति जो है अपराधी है या फिर उसमें लिप्त था, तो फिर उसको हटाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो हटाने का अधिकार है, चाहे वो राज्य के ही क्यों ना कोई मानवाधिकार के सदस्य हैं, उनको हटाने का जो भी एक तरीके से शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अगर वो जो सदस्य है या अध्यक्ष है राज्य का, वो अगर अपना खुद से स्वयं अगर इस्तीफा देना चाहता है तो वो राज्यपाल को जाकर के दे सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए जो राज्य के जो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका एक बहुत सीमित सा कार्य है। देखिए इसमें क्या कार्य होता है इनका, ठीक है। जो हमारे संविधान में ये 7वीं अनुसूची देखे होंगे, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची 3 सूचियां हैं, ठीक है। राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और केंद्रीय सूची है, ठीक है। तो इसमें जो देखेंगे यहाँ पे इनका जो कार्य है वो कार्य क्या होता है कि जो राज्य की ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय है, अगर उनके अंतर्गत मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ही वो बस जांच कर सकते हैं, बाकी और किसी भी मामले को वो जांच नहीं कर सकते। तो ये जो है ये राज्यों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, उनका जो कार्य है वो सीमित रूप से है। अब देखिए हम यहाँ पे दोनों के बारे में, यहाँ पे नेशनल और राज्यों के दोनों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनकी सीमाएं और चुनौतियां देख लेते हैं। यानी कि उनमें कुछ कुछ ऐसी चीजें जिन पे उनको भी रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है, तो इसको धीरे से आप अच्छे से समझ के रखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो कमियां हैं इनकी या सीमाएं हैं, ये क्या है कि इनके पास जो है ना कर्मचारी कम है, ठीक है। उनका वित्त पोषित भी सही से नहीं हो पा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं कर्मचारी तो कम ही है, प्लस उनका जो वेतन वगैरह जो सुविधा है उसमें भी कमी है। ये पहला एक इस आयोग का एक कमजोरी है, फिर या फिर सीमाएं या फिर चुनौतियां बोल सकते हैं। उसके बाद से क्या है कि इनके पास देखिए आयोग के पास आने वाली अधिकांश शिकायतों को प्रारंभिक सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिया जाता है, और आलोचकों का तर्क है कि एनएचआरसी राजनीतिक निहितार्थ वाले विवादास्पद मामलों से दूर भागता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कई ऐसे मामले हैं जो कि एक तरीके से राजनीति का भेंट चढ़ जाते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि इनके ऊपर थोड़ा-सा राजनीतिक दबाव भी होता है, क्योंकि लोग भी यहाँ पे कम हैं, है ना? कर्मचारी भी अपर्याप्त हैं। तो अगर किसी के साथ अ, उसका अधिकार का हनन हो रहा है और वो जा रहा है कि उसका शिकायत करने के लिए जा रहा है, तो उसको वहाँ जाने से पहले ही उसको क्या करते हैं, राजनीतिक दबाव के कारण से उसको खारिज हो जाता है वो कहीं न कहीं। तो इस तरीके से इनका ये भी एक दबाव पड़ता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये भी एक इनकी सीमाएँ, एक चुनौतियाँ हैं इनका। देखिए आगे 2017 में सुप्रीम कोर्ट में किए गए एक यहाँ पे सबमिशन में एनएचआरसी ने स्वीकार किया कि 1995 और 2015 के बीच शिकायतों में 1455% की वृद्धि हुई है। लेकिन इसके बावजूद क्या है, इसी अवधि में कर्मचारियों की संख्या 16.94% की कमी आई थी। देखिए 1995 से लेकर के अगर 2015 तक के बीच में हम लोग इसका रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है
कि 1455%, समझ रहे हैं आप क्या है कि उसका जो जो ह्यूमन राइट्स यानी कि जो मानव का जो अधिकार है, जो लोगों का जो अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, उसका रिपोर्ट उसका आ रहा है, उसका शिकायत आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी है उन लोगों में कमी आ रही है, जबकि उनकी जो संख्या वो बढ़नी चाहिए, ताकि जो लोगों के साथ जो लोगों का अधिकार है, जो हनन हो रहा है, जो किसी भी तरीके से परेशानी में है ये सब चीज़ों को लेकर के, उनको क्या करना चाहिए कि उनका जितना जल्दी हो सके उनको सुरक्षा मिले, उनको सपोर्ट मिले। ये आयोग इसीलिए तो बना है ना कि लोगों का जो अधिकार है उसकी रक्षा करे, लेकिन वो रक्षा कैसे कर पाएगा? यहाँ पे उसकी मेन चुनौती है कि उसके पास लोग ही कम है, उसके कर्मचारी ही कम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक तरीके से ये चुनौतियां हैं इसकी। ये थोड़ा सा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए, लास्ट ये हम लोगों को देखना है, इसी में चुनौती और सीमाएं, ये एक जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ों को देखिए, एनएचआरसी के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है। वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, पहला। उसके बाद से दूसरा, एनएचआरसी उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज की गई है। देखिए, ये दोनों बातों को समझिए। एनएचआरसी यानी कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यानी कि एक तरीके से समझ लो कि किसी सैनिक को बॉर्डर पे भेज दिया गया है, लेकिन उसके पास हथियार ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे क्या होता है कि इतना बड़ा एक कमीशन, इतना बड़ा एक आयोग बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि लोगों का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है और वो शिकायत करता है, तो वो क्या करेगा? ये आयोग उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया है। लेकिन इसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी भी तरीके से कोई एक्शन ले सके उस व्यक्ति पे। ये इस तरीके से जो प्रश्न है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको आप ध्यान रखना। उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं हो, केवल सिफारिश करता है। ठीक है, केवल सिफारिश करेगा, वो किसी भी तरीके से किसी भी अपराध के लिए वो निर्णय लेने का उसके पास अधिकार नहीं है। तो एक पहला इसकी चुनौती है, कमियां हैं इसमें, सीमाएं हैं बोल सकते हैं आप। दूसरे कंडीशन में क्या है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ उसका जो अधिकार है उसके साथ किसी भी तरीके से उसका हनन हुआ है, उसको प्रॉब्लम हुआ है, उसका जो अधिकार है उसका वो हनन हुआ है, और वो 1 साल तक यदि इस आयोग के पास नहीं पहुंच पाया, 1 साल के बाद यदि वो अपना शिकायत लेकर के पहुंचता है, तो वो जो शिकायत है, आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि 1 साल के बाद का कोई भी ऐसा मामला जो है वो उसकी जांच कर सके। तो ये भी एक मानवाधिकार कहीं न कहीं ये आयोग के पास ये भी एक कमियां हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट देख लिए हैं। आप इसके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है राज्य का और जो नेशनल जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, और आपका पूरा कंप्लीट अच्छे से आपका नोट्स भी तैयार होते चलेगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर अगला चैप्टर को देखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।